हेलो माय 12th क्लास फ्रेंड, हाउ आर यू? माई सेल्फ अरुण शर्मा, योर फिजिक्स टीचर। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एवीएस फिजिक्स फॉर यू पर। इस पढ़ने और पढ़ाने की पाठशाला में इस क्रम में हम आज जो स्टडी करने वाले हैं वो है क्लास 12 चैप्टर 3, जिसमें आज हम टॉपिक चूज़ करेंगे वो है हमारा रेजिस्टेंस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नॉर्मली फर्स्ट ऑफ ऑल आखिर रेजिस्टेंस है क्या, इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जिस तरह मोशन के लिए हमें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है, सेम उसी तरीके से करंट को फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे रेजिस्टेंस एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। अब इस चैप्टर में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो होगा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट, रेजिस्टेंस का डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकली, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्लास 12 का पहला प्रैक्टिकल भी होगा और हम स्टडी करेंगे वो फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को अफेक्टेड करते हैं, ये सारे इस वीडियो में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट पूरा एंड तक ये वीडियो कंपलसरी देखें ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस की शुरुआत करते हैं ओम्स लॉ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओम्स लॉ में स्टेटमेंट था जो हम लोग 10 से पढ़ते आ रहे हैं, इफ़ द फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज इन दैट केस द रेशियो बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, इनमें कोई चेंज ना किया जाए तो उस स्थिति में वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। इसी कांस्टेंट का नाम था रेजिस्टेंस। पहले तो अब हम वेरीफाई करेंगे ओम्स लॉ को ही, ताकि हमारा 10 से ही बैकअप पूरा आ जाए, और फिर उसके फैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन अबाउट द ओम्स लॉ। तो एक बार बोर्ड पे अच्छे से देखिए, क्लियरफाई हो जाएगा, फिर चलते हैं इसके आगे। वेरिफिकेशन के लिए एक बार ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जस्ट लाइक इमेजिनेशन फॉर्म, ये हमारे पास एक वायर है, वायर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए एंड लेंथ एल। एरिया ए है, लेंथ एल। इलेक्ट्रॉन इसमें स्विंग कर रहे हैं विद द स्पीड ऑफ जस्ट लाइक u1, u2, u3 एंड un। सबके अलग अलग स्पीड है, ये इससे मूव कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन। बट होता क्या है, आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल, जैसे ही हम इस वायर के टर्मिनल्स पे पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। विद द वेरी मिनिमम स्पीड, दिस स्पीड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वायर में पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि आखिर पोटेंशियल अप्लाई करने से फ़र्क क्या पड़ता है। आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वायर्स पे। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन्स पे। उनसे सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने के लिए। उनकी स्पीड में आता है चेंजेस, और जो उनकी स्पीड का एवरेज होता है फाइनल स्पीड का इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सारा फॉर्मेशन क्लियर? एक बार रिकॉल कर दूँ, ये वायर पे जैसे पोटेंशियल अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू फ्लो इन अ वन डायरेक्शन। आखिर पोटेंशियल से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप। इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स जनरेट, फोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट, उनकी स्पीड में चेंजेस, और जो उनकी फाइनल स्पीड का एवरेज है दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब शुरुआत करते हैं आगे, इन सबसे क्या फ़ायदा। वी नो वेरी वेल कि करंट का जो फॉर्मूला था वो था I इज इक्वल टू NEAVD। ये हम पहले वेरीफाई कर चुके हैं कि करंट का फॉर्मूला क्या होता था। करंट का फॉर्मूला होता था हमारे पास I इज इक्वल टू NEAVD। ये हमने करंट का फॉर्मूला पहले वेरीफाई किया था प्रीवियस वीडियो में, जो रिलेट करता था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। आज अब देखते हैं कि एक्चुअल में एक्सीलरेशन कितना जनरेट हो रहा है फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं। एक्सीलरेशन फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन का फोर्स अपॉन मास। तो हमें क्या निकालना चाहिए, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QE। इज इट क्लियर? एंड व्हाट अबाउट द Q, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो हो गया E, मास M। व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रीवियस वीडियो में हमने एक रिलेशन डेवलप किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, वो क्या आया था, E इज इक्वल टू V अपॉन L। एग्जैक्टली वो हम यहाँ
यूज़ करते हैं। अब तक मैंने क्या करा, करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू एन ई वी डी हमें प्रीवियसली पता था पहले से। हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने की कोशिश की, वो होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स हो गया QE, मास m। एक इलेक्ट्रॉन के लिए Q यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन वायर का लेंथ अपॉन मास। ये क्या मिल चुका है हमें, ये हमें मिल चुका है एक्सेलरेशन जो हर एक इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई होता है। तो फाइनली हम एक्सेलरेशन तक पहुंच चुके थे। अब हम निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला होता है v इक्वल टू u प्लस AT। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इससे मैंने पहले वाले इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पीड शुरू में u1 थी उसके लिए निकाली फाइनल वेलोसिटी। कैसे, v1 इक्वल टू u1 प्लस a टो वन इज़ अ रिलैक्सेशन टाइम। फिर हमने निकाली इसी तरीके से दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए स्पीड u2 प्लस a टू। ये दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पीड है। और ऐसी हमने निकाली अप टू n इलेक्ट्रॉन तक की स्पीड un इक्वल टू a प्लस 2n। इस तरीके से हमें मिल चुकी है सारे इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटी। अब हम निकालते हैं इनका एवरेज, और एज वी नो इनका जो एवरेज है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब उसी के लिए डिस्कशन करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइड बाई n। ये हो गया हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ज़रा वैल्यू चेक करते हैं, u1 प्लस a टो 1 प्लस u2 प्लस a टो 2, और ये कहाँ तक जाएगा un प्लस a टू n तक, एंड डिवाइड बाई n। कैलकुलेट करते हैं vd इज u1 प्लस u2, और ये कहाँ तक हुआ un डिवाइड बाई n प्लस a टो 1 टो 2 टो n डिवाइड बाई n। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। सो vd इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और सारे इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं अलग डायरेक्शन में, तो इनका एवरेज कितना आया 0। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बेस्ड है, इसलिए इसका एवरेज हुआ 0 क्योंकि सब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट द टो इज अ रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मीन्स दो इलेक्ट्रॉन जो आपस में हेड ऑन कॉलिजन करते हैं तो उनके बीच में लगने वाले टाइम को बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम। और टाइम इज़ अ स्केलर, इसलिए इसका एवरेज 0 नहीं आएगा, कुछ तो वैल्यू आएगी। ये कुछ ऐसा समझिए जैसे आपकी मार्कशीट, उसका कुछ ना कुछ तो एवरेज आता है, 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। वो तो तब है कि जब आपने कुछ भी नहीं करा। तो यहाँ पे अगर थोड़ा भी रिलैक्सेशन टाइम है तो ऑन एन एवरेज कुछ तो आएगा, वो आ गया सपोज टो। अब हमारे पास vd की जो वैल्यू तैयार हो चुकी है वो है a टो, और a प्रीवियसली हमने निकाला था ev अपॉन ml। रिमेंबर शुरुआत में ही कर दिया था ये हमने। तो vd की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास इस वक्त, ev 2 अपॉन ml। वी नो दैट, ये हमें शुरुआत से ही पता है कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू NEA/VD। हम क्या करेंगे इसमें, NEA VD की वैल्यू को प्लेस करते हैं, EV 2 अपॉन ml। ये हमारे सामने एक करंट का इक्वेशन रेडी हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टो V अपॉन ml। इज इट क्लियर? ये हमारे सामने इक्वेशन आ गई। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ml I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टो V, या फिर अगर V अपॉन I की बात करें तो ml अपॉन NE स्क्वायर A टो। ये हमारे पास एक इक्वेशन रेडी हुआ है। ज़रा गौर से सुनिएगा फिर से। ओम्स लॉ था क्या, इफ द फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज इन दैट केस द रेशियो बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पर भी देखते हैं, अगर हम फिजिकल कंडीशन चेंज ना करें तो V अपॉन I की वैल्यू क्या मिलती है, मास कांस्टेंट रहेगा जब तक फिजिकल कंडीशन चेंज ना करें, लेंथ में कोई चेंज होगा नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वो भी फिक्स होता है, एरिया वो भी चेंज नहीं होगा जब तक हीट ना करें या कोई और चेंजेस ना करें फिजिकली। टो रिलैक्सेशन टाइम ये भी कांस्टेंट एक पर्टिकुलर वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक गिवन वायर के लिए
जो हमें गिवन है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं इफ़ द फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज दैट केस V अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दीज कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। इसी कांस्टेंट का नाम होता है हमारे पास रेजिस्टेंस। दैट इज या वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। हमने करा गया था इस वायर में, ओम्स लॉ में सिंप्लीफाई, हमने एक वायर लिया, वायर में अवेलेबल बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, सब अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स पे एक्सीलरेट होने वाला फोर्स जो उनकी एक्सीलरेशन को जनरेट कर रहा है वो निकाला। उस एक्सीलरेशन के बाद हमने सबकी फाइनल वेलोसिटीज निकाली, उन फाइनल वेलोसिटीज का एवरेज निकाला। वेलोसिटी का यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज 0 आया क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर, डायरेक्शन बेस्ड है और इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इसलिए कैंसिल हो गया 0। टाइम का स्केलर क्वांटिटी है इसलिए उसका एवरेज आया 2। वीडी की वैल्यू तो यार करंट का फॉर्मूला हमें पता है, आई इक्वल टू एन ई वीडी होता है। वीडी की ये वाली वैल्यू हम उसमें प्लेस करेंगे, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा वी अपॉन आई इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर ए टू। तो ये वी अपॉन आई अगर फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो तो सब क्या होगा, कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का नाम क्या पड़ गया, रेजिस्टेंस। एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं रिलेटेड टू दिस रेजिस्टेंस इफेक्ट। हम सिंप्लीफाई के एग्जाम्पशंस करते हैं कि ए वायर हैविंग द इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। सपोज एक वायर है जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस 10 ओम है, इट्स वायर लेंथ जस्ट इंक्रीज 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ। हमने उसको वायर को 3 टाइम्स ज़्यादा खींच दिया जितना पहले था उससे। नाउ व्हाट इज़ द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। अब वायर का नया रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़रा एक बार ध्यान देते हैं। हमें पता है क्वेश्चन में इनिशियल रेजिस्टेंस कितना हमारे पास 10 ओम जो हमें गिवन है। इनिशियल लेंथ कितनी है हमारे पास L। हमने वायर को कितना स्ट्रेच किया, खींच दिया पहले से 3 टाइम ज़्यादा। क्या फाइंड करना है, न्यू रेजिस्टेंस जो चेंज होके मिला। अब इसमें क्वेश्चन तो बहुत क्लियर हो गया होगा, वायर जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, लेंथ उसका L है, उसकी लेंथ को 3L टाइम तक खींच दिया, तो आपको बताना है उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। अब इस पे वर्क करते हैं। हमें सबसे पहले एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि वायर को जब हम स्ट्रेच करते हैं, अगर एक बबल गम को पकड़ के स्ट्रेच करूँ तो क्या होगा, उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, साथ साथ एरिया भी तो डिक्रीज होगा। आई एम सेइंग अगर मैं एक बबल गम को पकड़ के खींचूँ तो उसकी लेंथ इंक्रीज होने के साथ साथ एरिया भी तो क्या हो रहा है, डिक्रीज। ये सब जगह होता है। हम इसी फॉर्मेट पे समझ सकते हैं कि अगर हमने लेंथ को 3 टाइम ज़्यादा कर दिया है तो उसका एरिया भी चेंज हुआ होगा, बट अबाउट द वॉल्यूम, वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए शुरू करते हैं वर्क कि उसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आता। मतलब वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ इज नोन एज वॉल्यूम। ये इनिशियल वॉल्यूम है पहली स्टेज में, ये आफ्टर स्ट्रेचिंग उसका वॉल्यूम है। ज़रा देखते हैं, इनिशियल एरिया पता नहीं कितना था, A1 मान लिया, इनिशियल लेंथ L, बाद वाला एरिया पता नहीं, लेकिन लेंथ कितनी कर दी बाद में 3L। तो इससे एक बात मालूम पड़ी कि बाद में एरिया कितना हो चुका है, A1/3। मतलब अब वायर का एरिया पहले के कंपैरिजन में 1/3 हो गया। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा रेजिस्टेंस पे, देखते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A। तो ये पहले वाली कंडीशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, और बाद में रो L2 अपॉन A2, ये बाद वाली कंडीशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। हम इनको डिवाइड करते हैं, R1 अपॉन R2, रो L1 A1 मल्टीप्लाई बाय रो देखिएगा L2 इंटू A2, कुछ ऐसा हो जाएगा। जिसमें देखें तो रो इट ओनली डिपेंड ऑन द मटेरियल, वायर के मटेरियल पे कोई चेंज नहीं हुआ, इससे रो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, L1 अपॉन L2 और यहाँ पे A2 अपॉन A1। अब हम इसकी वैल्यूज प्लेस करते हैं, तो R1 अपॉन R2, L1 की वैल्यू L, L2 की वैल्यू कितनी थी 3L, A1 की वैल्यू A1, लेकिन A2 की वैल्यू A1/3। देखो ना, A2 की वैल्यू A1/3, क्रॉस करो, L से L कैंसिल, A1 से A1 कितना बचा 1/9, यानी R1 अपॉन R2 कितना आ रहा है 1/9।
इट मीन्स R2 की वैल्यू 9 टाइम ऑफ R1। इस तरीके से हम बोल सकते हैं R1 था हमारे पास 10 ओम, तो ये हो गया 19 ओम, यानी वायर का रेजिस्टेंस अब 90 ओम हो जाएगा। एक बार रिकॉल करते हैं क्वेश्चन पे, हमने गिवन था एक वायर जिसका रेजिस्टेंस था 10 ओम, उसकी इनिशियल लेंथ थी L, हमने वायर की लेंथ को स्ट्रेच कर दिया 3L, हमें फाइंड करना है उसका नया रेजिस्टेंस। कैसे निकाला? हमें ये मालूम है कि वायर को स्ट्रेच करने पर उसकी लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितना उसका वॉल्यूम पहले रहेगा उतना ही वॉल्यूम बाद में रहेगा। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, ये पहला वाला वॉल्यूम, ये स्ट्रेचिंग के बाद वाला वॉल्यूम, इनमें हमने इनकी वैल्यूज़ को प्लेस किया। A2 कितना आया? A/3, मतलब उसका एरिया पहले के मुकाबले 1/3 हो गया। ये पहली कंडीशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये बाद में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, दोनों को हमने डिवाइड किया, वैल्यू प्लेस करी, L से L कैंसिल हो गया, A1 से A1 1/9 आया, यानी R2 कितना हो गया? 9 टाइम ऑफ R1। R1 कितना था? 10। इट मीन्स द टोटल वैल्यू इज़ 90 ओम। तो स्टूडेंट अब डिस्कस करते हैं कि आखिर टेम्परेचर चेंज करने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। फर्स्ट थिंग, रेजिस्टेंस कंडक्टर का भी होता है, सेमी कंडक्टर का भी होता है, इंसुलेटर का भी होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी होता है। इन सब में रेजिस्टेंस अवेलेबल है, तो हम वन बाय वन इन सब पे बात करेंगे कि टेम्परेचर चेंज करने से इन सब के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब ये शुरुआत कहाँ से करें? ओम्स लॉ। वहाँ हमने क्या सीखा था कि ओम्स लॉ में हमें मालूम पड़ा था R की जो वैल्यू होती है वो होती थी हमारे पास mL/ne²A2। अब इसमें m मास था, सपोज ये एक वायर का पीस है, उसकी बात कर रहा हूँ, मास, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, टो, रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था? दो इलेक्ट्रॉन्स, भाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से हिट करने में जो टाइम लगता है उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बोलते थे हम लोग रिलैक्सेशन टाइम टो। और Vd वो एवरेज स्पीड जिससे इलेक्ट्रॉन जाके हिट कर रहा है, उस एवरेज स्पीड का नाम होता था Vd। तो जरा एक बात करें एक गिवन वायर के लिए, मटेरियल वाइज अलग अलग, सपोज हमारे पास सेम लेंथ, सेम एरिया, सेम कॉन्फ़िगरेशन के अलग अलग मटेरियल के वायर हों, तब भी उनका रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करेगा? भाई लेंथ सेम है, एरिया सेम है, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बट जो टो है, रिलैक्सेशन टाइम, वो डिपेंड करेगा उनके कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उनकी कंसंट्रेशन पे। सबकी डेंसिटी अलग अलग है, तो सबके लिए रिलैक्सेशन टाइम भी अलग अलग होगा। इट मीन्स रेजिस्टेंस अगर डिपेंड कर सकता है तो वो डिपेंड करता है मटेरियल वाइज 1/टो पर, और टो क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। ये टाइम कैसे निकलेगा? पहले एक बार इस पे बात कर लेते हैं। रिलैक्सेशन टाइम, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लैम्डा, और जिस स्पीड से वो चलते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो होती है एवरेज स्पीड, यानी VRMS। तो यहाँ पे एक बात समझ में आएगी, टो किसके बराबर हुआ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस किसके बराबर होगी? लैम्डा। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच के गैप को लैम्डा बोलते हैं, और VRMS एवरेज स्पीड। तो यहाँ से एक बात साफ क्लियरिफाई हो रही है, गौर से देखो तो R डिपेंड ऑन 1/टो, टो डिपेंड ऑन लैम्डा अपॉन VRMS, यानी डायरेक्टली क्या है तो किस पे डिपेंड कर रहा है? VRMS पे। और 11th में हम लोग पढ़ते हुए आए हैं VRMS का फॉर्मूला होता है 3RT/m, 3RT/m। तो इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, फिर से एक बार देखिए, R डिपेंड ऑन 1/टो, टो डिपेंड ऑन VRMS, VRMS ऑन डिपेंड ऑन T। तो सीधे सीधे रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। यहाँ पे बहुत गौर करने वाली बात है कि हमें ये पता चला है इस बेसिस पर कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मतलब अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूँगा तो रेजिस्टेंस में फ़र्क आएगा। अब वो फ़र्क पॉजिटिव होगा या निगेटिव और कितना होगा, बात करते हैं उसके ऊपर। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए प्रैक्टिकल बेसिस पे एक फॉर्मूला बनाया गया इसी के लिए, RT = R01 + αT। पहले इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लें, इसके बेसिस पर हम डिस्कशन करेंगे कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, अदर थिंग, उनके लिए क्या फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस पे। इसमें RT क्या है? रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर बढ़ाया है ना, तो उस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना होगा? R0 रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना होता है? अल्फा मस्ट बी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड टी इज द टेम्परेचर। बात करते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पे क्या पड़ता है। तो अब तक आपने सीखा कि फाइनली टेम्परेचर रेजिस्टेंस को बिलोंग करता है, मतलब अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो रेजिस्टेंस भी इफेक्टेड होगा। बट कैसे, वो देखते हैं। अब तक हमने देखा फॉर्मूला होता है आर टी इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी। इसमें अल्फा क्या था? कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक टेबल देखिए, आपको सारी कहानी बिल्कुल क्लियरफाई हो जाएगी। ये एक टेबल है, मेटल्स, एलॉयज, सेमीकंडक्टर, इन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमें देखना है इनके रेजिस्टेंस पर और इनकी कंडक्टिविटी पर। अल्फा की वैल्यू जो बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इनके लिए, फिर रेजिस्टिविटी का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल के लिए कैलकुलेशन करते हैं। मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और बहुत हाई होती है। इसकी एक पर्टिकुलर टेबल है जिसमें आप देखेंगे अल्फा कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर द मेटल इज़ पॉजिटिव एंड वेरी हाई। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है अल्फा की, तो इस फॉर्मूले में सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन, अगर ये पॉजिटिव है और मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ तो मल्टीप्लाई क्या होगा? इंक्रीज। मतलब इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मेटल देयर रेजिस्टिविटी शुड बी इंक्रीज, और रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज, क्योंकि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कंक्लूजन ये मिला कि मेटल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी और कंडक्टिविटी डिक्रीज। वहीं अगर एलॉयज की बात करें, एलॉयज के लिए भी कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बट एज कंपेयर टू मेटल कम होती है। मतलब मेटल के कंपैरिजन में इनकी वैल्यू पॉजिटिव तो है लेकिन कम है। अब इफेक्ट क्या पड़ेगा? अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है बट मेटल के कंपैरिजन में कम है तो मल्टीप्लाई करते ही रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, बट उतना नहीं जितना मेटल का। इट मीन्स इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एलॉयज देयर रेजिस्टिविटी शुड बी इंक्रीज बट वेरी स्लोली। रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी बट स्लोली, एंड कंडक्टिविटी डिक्रीज बट एज कंपेयर टू मेटल स्लोली। मेटल के मुकाबले रेजिस्टिविटी कम इंक्रीज होगी, कंडक्टिविटी कम डिक्रीज होगी। ये था एलॉयज का। सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा यानी कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो टेम्परेचर मल्टीप्लाई करते ही ये तो कम होने लगा। इट मीन्स इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर देयर रेजिस्टिविटी शुड बी डिक्रीज, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होने का मतलब है कंडक्टिविटी शुड बी इंक्रीज। तो इन शॉर्ट ऑफ वे, वन शॉट में, अगर आप मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज। एलॉय का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस स्लोली इंक्रीज होगा, कंडक्टिविटी स्लोली डिक्रीज एज कंपेयर टू मेटल। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी और कंडक्टिविटी इंक्रीज। अब सीखते हैं हम एक्चुअल में जो हमारा फिजिकल रेजिस्टेंस है उसके कलर कोडिंग को। एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या होता है फिजिकली? एक कार्बन का वायर होता है, इसके ऊपर 4 कलर बैंड्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ कलर बैंड। उन कलर बैंड्स का एक खास कोड है, उसकी डिकोडिंग करेंगे हम इस टेबल से, और उसके थ्रू हम फाइंड करेंगे कलर देखकर रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब तक तो हमने कैसे निकाली? लेंथ बताओ, एरिया बताओ, तो फॉर्मूले से। अब फिजिकली सिर्फ कलर देख के वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें टेबल थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। पहले एक बार टेबल पर डिस्कशन कर लेते हैं। ये टेबल एक खास कलर फॉर्म में है जिसका अगर आप फर्स्ट करेक्टर याद कर लें तो टेबल ईजिली याद हो जाएगी। दूसरी टेबल की एक खास बात, 0 से शुरू होकर ठीक 9 तक, 0 से शुरू होकर ठीक 9 तक, फर्स्ट और सेकंड में तो सेम वैल्यू, और थर्ड में भी सेम वैल्यू है बट वो मल्टीपल है, 10 की पावर 0 से 10 की पावर 9 तक। फोर्थ कलर बैंड में शुरू से लेकर एंड तक कोई कलर नहीं है, सिर्फ कलर है तो कौन सा? गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। ये 3 कलर आएंगे लास्ट वाले बैंड में हमेशा। मतलब आपने रेजिस्टेंस पकड़ा, आपको गोल्ड इधर मिला तो उसको यूँ घुमा लो ना, काउंटिंग 1 2 3 4। सपोज आपने ऐसे पकड़ा, यहाँ मिला सिल्वर, तो ठीक है ना, 1 2 3 4। मतलब गोल्ड, सिल्वर या नो कलर हमेशा कहाँ आएगा? लास्ट में। अब इसके कलर्स, हमारे पास ये कलर डार्क से लो होते आ रहे हैं, जैसे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो,
ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। तो जैसे 2 भी आ गए तो ब्लैक सबसे ऊपर, फिर नीचे ब्राउन। अब इसकी टेबल कैसे याद करनी है? BBROY, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। सब ने अलग अलग तरीके बना रखे हैं शॉर्टकट कीज याद करने के लिए, आप उनसे काउंट कर सकते हैं। अब वैल्यूज़ फर्स्ट और सेकंड नंबर पे अगर ये कलर आते हैं तो इनका सीरियल ये है, ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वॉयलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, वाइट के लिए 9, गोल्ड सिल्वर नो कलर ये सेकंड या फर्स्ट में नहीं आते। थर्ड में भी गोल्ड सिल्वर और नो कलर नहीं मिलेंगे, बाकी सारी वैल्यू सेम है, बस 10 की पावर में चली गई है, इसको बोलते हैं मल्टीपल। फोर्थ नंबर वाले जो बैंड हैं उसमें इनमें से कोई कलर नहीं होगा, होगा तो या तो गोल्ड या सिल्वर या नो कलर। अब इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि क्लियरफाई हो पाए हम वैल्यू निकाल कैसे रहे हैं। सपोज यहाँ पे आप देखिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस है जिसमें 4 कलर बैंड हैं, 1 2 3 4। कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे येलो है, दूसरे नंबर पे वॉयलेट है, फिर ब्राउन है और फिर गोल्ड है। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले नंबर पे क्या आ रहा है? येलो। तो हम देखेंगे टेबल में येलो की वैल्यू कितनी है? 4। हम सीधे यहाँ लिख देंगे 4। नेक्स्ट नंबर पे क्या आ रहा है हमारे पास? वॉयलेट। वॉयलेट के लिए आते हैं, वॉयलेट की वैल्यू कितनी है हमारे पास टेबल में? 7। हम साथ में लिख देंगे 7, तो ये हो गया 47। थर्ड जो होता है वो मल्टीपल होता है। थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है? ब्राउन। ब्राउन की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 1, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 1। मस्ट बी रिमेंबर थर्ड वाला 10 की पावर में जाता है। एंड लास्ट कलर कौन सा है? गोल्ड। गोल्ड के लिए वैल्यू कितनी आ रही है? 5%। तो टेबल से ±5%, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। यानी ऐसे भी कह सकते हैं 470 ±5% ओम, ये होगा आपके लिए इस कलर बैंड वाले रेजिस्टेंस का वैल्यू। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। ये देखिए इसमें 3 ही कलर हैं। कौन कौन से? ग्रीन, वॉयलेट, रेड। चौथा नहीं है, इसका मतलब वो कहलाएगा नो कलर। और नो कलर के लिए वैल्यू कितनी आती है? 20%। हम देखते हैं पहला कलर कौन सा है हमारा? ग्रीन। ग्रीन की वैल्यू कितनी है? 5। सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है? वॉयलेट। वॉयलेट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7। थर्ड नंबर पे आ रहा है रेड। रेड की वैल्यू कितनी है? 2, 10 की पावर 2। प्लस माइनस कोई कलर नहीं है इसलिए कितना आ गया? 20%। ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से आप बाय द हेल्प ऑफ कलर कोडिंग किसी भी कलर बैंड के लिए जो हमें रेजिस्टेंस के ऊपर दिख रहा है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आखिर रेजिस्टेंस को कैसे कैसे कंबाइन किया जा सकता है, या तो सीरीज में या पैरेलल में। हम पहले डिस्कशन करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, 10th क्लास का सिंपल टॉपिक। There is a 3 resistance R1, R2, R3 connect in parallel between the point A and B और इनको हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है बाय द एक्सटर्नल सोर्सेज V। पैरेलल में होने की वजह से सब पे पोटेंशियल सेम रहेगा। एंड व्हाट अबाउट द करंट? 3 ब्रांच डिवाइड हो गई हैं, I1, I2, I3। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सीधा फंडा टोटल करंट हो गया I1 + I2 + I3। हम अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ, I = V/R। सो V/R1 + V/R2 + V/R3। यहाँ से V कैंसिल, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस सबसे कम अमाउंट वाले रेजिस्टेंस से भी कम मिलता है। मतलब अगर पैरेलल में आपने जोड़ दिया तो नेट रेजिस्टेंस बिल्कुल मिनिमम। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे अटैचमेंट करना है वो देखिए। देयर इज 3 रेजिस्टेंस 1 2 3 हैविंग वैल्यूज R1, R2 एंड R3। तो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं जो अटैच हैं बिटवीन द पॉइंट A एंड B और इनके बीच में अप्लाई किया गया पोटेंशियल V, बिकॉज सारे के सारे सीरीज में करंट सब में सेम रहेगा। एंड व्हाट अबाउट द पोटेंशियल? पहले में V1, इसमें V2, इसमें V3। तो टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल हो गया V1 + V2 + V3 के इक्वल। अब एज पर द ओम्स लॉ V = IR, सो IR1, IR2, IR3 कैंसिलेशन करेंगे तो R = R1 + R2 + R3। तो बहुत सिंपली समझ में आता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस को अटैच किया
तो नेट रेजिस्टेंस हाईएस्ट वैल्यू से भी ज़्यादा ही मिलेगा। मतलब अगर सीरीज में अटैच करते हैं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। डिस्कशन करते हैं एक न्यूमेरिकल जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेकर बनाया गया है। चलो गौर से इस कॉम्बिनेशन को देखिए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है नेट बिटवीन द ए एंड बी। किस किस के बीच का फाइंड करना है? बिटवीन ए एंड बी के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इसमें रेजिस्टेंस लगे हैं बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन में। हमें ये डिसाइड करना है कि ए और बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस कैसे निकले। तो देखो ए से बी तक जाना है ना, एक तो ये रहा सीधा सीधा, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बाकी इनको शॉर्टकट करके अगर पहुंच गए तो जस्ट लाइक अ पजल है, आपके पास ए और बी का रेजिस्टेंस आ जाएगा। बहुत गौर से बोर्ड पे देखिएगा क्योंकि अब आपको दिखाई देगा जादू। केयरफुली ए से मेरे को आगे चलना है, तो क्या दिखाई दे रहा है? ये वाला 3 और ये वाला 3 किस में? ये सीरीज़ में। वन सेकेंड, ए से चलो ना आगे, 3 ओम एंड 3 ओम दोनों किस में? 6। सीरीज़ में होने की वजह से 3 + 3 कितना हो गया? 6। यानी मुझे इसे रिमूव करके अब इसकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा देना चाहिए जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 6 ओम। अब ये 6 ओम इस 6 ओम के साथ कैसा दिख रहा है आपको? पैरेलल। देखो ना, 6 ओम का एक टर्मिनल तो ए से अटैच है, दूसरा टर्मिनल यहाँ अटैच है और ये भी इसी पोजीशन में है। तो ये वाला 6 और ये वाला 6 किस में हो गए? पैरेलल में। 1/6 + 1/6 इसका आंसर आ गया दोबारा से कितना? 3। तो ये हो गया रिमूव और ये बन चुका है हमारे पास कितना ओम आ चुका है टोटल हमारे पास? 3 ओम। नेक्स्ट, ये वाला 3 ओम और ये वाला 3 ओम किस में दिखाई दे रहा है हमें? सीरीज़ में। देखो ना, 3 + 3 सीरीज़ में कितना हो जाएगा निकल के हमारे पास सीरीज़ में? 3 + 3 6। ये हो गई वैल्यू हमारे पास 6 ओम की। अब ये वाला 6 ओम और ये वाला 6 ओम देखो पैरेलल में है ना, इसका एक टर्मिनल इसका एक टर्मिनल एक जगह और बचे हुए दोनों टर्मिनल एक जगह। अब ये पैरेलल में 6 और 6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/6 के बेसिस पे 3। ये हो गया हमारे पास 3 ओम। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व। ये वाला 3 ओम इस 3 ओम के साथ किस में दिखाई दे रहा है? सीरीज़ में। सीरीज़ में होने की वजह से 3 + 3 कितना हो गया? 6। ये गया वैल्यू और ये मिला इसकी जगह पे हमें 6 ओम। फिर से ये वाला 6 ओम और ये वाला 6 ओम किस में? दोनों पैरेलल में। तो इन दोनों की जगह पे 6 और 6 पैरेलल में कितना आया? 3। ये वैल्यू हो गई हमारे पास 3 ओम की। इंटरेस्टिंग। ये 3 ओम और ये 3 ओम गौर से देखो ना, ए से बी तक ये 3 और ये 3 किस में है? सीरीज़ में। इनकी वैल्यू कैंसिल होकर कितनी हो जाएगी सीरीज़ में? 6 ओम। अब ये 6 और ये 3 देखो, इस 6 का और 3 का एक टर्मिनल तो ए पर है, इस 6 का और 3 का दूसरा टर्मिनल यहाँ पे आ रहा है, यानी दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। यानी 6 और 3 नाउ आर इन पैरेलल। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/6 + 1/3 एलसीएम हो गया 6, 1 + 2 3/6 1/2। इट मीन्स ओवरऑल रेजिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी इज 2 ओम। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को भी सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। होप सो आपको ये सब चीज़ें क्लियरिफाई हो रही होंगी। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ वीडियो पे सही चल रहा है, हमारे सब्सक्राइबर भी लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। तो मस्ट वंस अगेन थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। और प्लीज़ एटलीस्ट वीडियोस कंप्लीट देखा करें, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से फिजिक्स की इंफॉर्मेशन समझ में आएगी और आप ज़्यादा अच्छे से फिजिक्स को समझ पाएंगे। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुख देता है। मूर्खों की पहचान होती है कि आधे अधूरे ज्ञान तक वो पहुंचते हैं। एक समझदार आदमी हमेशा गहराई तक जाने की कोशिश करता है, अच्छी नॉलेज गेन करता है और टिल एंड तक। वही मैं आपको समझाना चाहूँगा। कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए जिससे आपका माइंड बिल्कुल शार्प हो, आप अच्छे से समझ पाएँ और फ़र्क कर पाएँ। थैंक्स अ लॉट।